बच्चों, ऑनलाइन जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले इसके पार्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये वन शॉट में जितने भी आपको पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देख सकते हैं तुम लोग, ये झारखंड बोर्ड का है, क्लास 9 का है, चैप्टर वाइज वन शॉट में इसको एक शॉट में पूरा करेंगे क्या ऑनलाइन जीनियस बाय पुक्कू सर। तो यहाँ से तुम लोग सीख सकते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में देखेंगे। क्या बच्चों देखेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब एक वन शॉट में इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ क्या होगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 ये में आते हैं टॉपिक में। इसका पहला जो टॉपिक है इसके बारे में देखेंगे। तो इस टॉपिक में ही पदार्थ के बारे में देखेंगे। पदार्थ किसको बोलेंगे, तो अब विश्व में प्रत्येक वस्तु, जो विश्व में जितने भी वस्तु है क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जो होता है, जिस सामग्री से बने हैं, किसी भी सामग्री से बना है उसे पदार्थ कहा जाता है। कोई भी वस्तु जो बना है क्या से बना है, वस्तु से ही बना है ना। तो जिसमें विश्व में प्रत्येक वस्तु किसी सामग्री से बना है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास में विद्यमान जो होता है हर वस्तु में पदार्थ है। और हमारे आसपास जो भी दिखाई देने टेबल, चेयर, कुर्सी, सब में क्या विद्यमान, हर वस्तु में पदार्थ है। और क्या कहा गया है इसमें, देख सकते पदार्थ है। और पदार्थ स्थान घेरता है, और पदार्थ जो होता है क्या करता है, वो स्थान घेरता है, इस प्रकार है ना, स्थान घेरता है। और क्या, और इसका द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ ना कुछ भार हो सकता है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो क्या है, यहाँ एक टेबल है, इसको तुम लोग देख सकते हैं, टेबल है। तो क्या पर एक स्थान घेर रहा है और उसमें क्या, उसका कुछ द्रव्यमान होगा। ये वुड देख सकते हैं, लकड़ी, तुम लोग, वो भी एक प्रकार क्या है, पदार्थ है। और उसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तुम लोग ये देख सकते फ्यूल के, ये क्या बोलेंगे, ऑयल, ये जो भी है, आयरन, लोहा, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या वेट होगा, द्रव्यमान होगा और उसमें स्थान घेर रहा है। तो ऐसे समझो, मैं विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है, क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास में क्या है, हमारे आसपास में विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, इतना समझो। ठीक है, तब अब आते हैं जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, उसमें आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं उसको क्या कहा गया है। तो इसमें से हम देखेंगे कणों के भौतिक गुण, जो कण है उसमें की भौतिक, उसका क्या क्या गुण होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसका 3 पॉइंट, इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखो, पदार्थ कणों से बना है। क्या होता है पदार्थ, जो क्या होता है, कण से बना है। देख सकते तुम लोग, ये कण से बना है। यह सतत नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट में हम देखें, पदार्थ के कण में अत्यंत छोटा होता है। पदार्थ जो कण होता है क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है, एकदम छोटा। देख सकते हैं तुम लोग कितना छोटा है, इससे भी छोटा हो सकता है ना। तो हम इसको एग्जाम्पल देने के लिए दिया है, ये फिगर को उठाइए। ठीक है, तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे हो सकते हैं ना। तो देख सकते हैं इसका तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आएगा, तो इसको लिख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका क्या है। तो हम यहाँ से देखेंगे क्या है, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण गुण, जो पदार्थ के कणों का जो अभिलक्षण है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण क्या है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, उनके पास एक प्रकार का गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कण निरंतर गति करता है, क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार, ये डिब्बे में कुछ भी ऐसे है ना। तो क्या करता है, ये जो पदार्थ के कण है निरंतर क्या करता है, गति करता रहता, यानी उनका जो पास क्या है, गति, एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है। तुम लोग, एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है।
दूसरा पॉइंट यही बताया पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो जो पदार्थ है ना उनके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? उनके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता, मतलब खींचने का प्रयास करता, आकर्षित करता रहता है। तो इसका तीसरा पॉइंट तुम लोग देख सकते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, इसको पहले देखते हैं थोड़ा और एक बार वन शॉट में। पदार्थ के कणों की निरंतर क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, इनके पास गतिज ऊर्जा होता है। दूसरा देख सकते हैं हम क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा यहाँ से देख सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इसका तीसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है यहाँ से, पदार्थ की अवस्था। कितना अवस्था है देख सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस क्या है? 3 अवस्था है, ठोस, द्रव्य और गैस। हम इसको देख सकते हैं बच्चों, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की कितना अवस्था, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था है बच्चों? 3 अवस्था है। इसको तुम लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। कितना हुआ? ठोस, द्रव्य और गैस। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ठोस, द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था होता है। और इसका एक एक पॉइंट मतलब देखेंगे आगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और थोड़ा कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। मानव शरीर को भी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जो मानव का शरीर होता है उसमें भी पदार्थ को 3 भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। देख सकते हैं तुम लोग यहाँ से, हड्डी जो होता है क्या होता है? हड्डी और दांत एक ठोस अवस्था है, मतलब वो एक प्रकार का ठोस है, हड्डी और दांत। ब्लड जो होता है क्या होता है? रक्त। और जल जो होता है द्रव अवस्था होता है। क्या होता है? रक्त, जल जो होता है एक प्रकार का द्रव अवस्था होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, फेफड़ों में हवा और गैसीय अवस्था। फेफड़ों में हवा और गैसीय अवस्था होता है। क्या? फेफड़ों में हवा और गैसीय अवस्था होता है। क्या होता है? फेफड़ों में हवा और गैसीय अवस्था हो सकता है। तुम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या में आएंगे, ठोस अवस्था में। क्या में आएंगे? ठोस अवस्था में। यहाँ से देख सकते एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है? एक प्रकार का निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। क्या कहती है? ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। क्या होता है? ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। निश्चित क्या होता है उसके बाद देखेंगे, इसका आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ठोस, इसका सीमाएं होती, कुछ मतलब उसका सीमा होता है ना। जैसे कि देखो यहाँ कुछ सीमा लिया है ना, उसमें रखा गया है। तो उसके बाद इसका जो होता है निश्चित आयतन होता है, मतलब इसका निश्चित आयतन होगा। देखो इस क्यूब शेप में है ना, तो इसमें कुछ आयतन है। क्या है? क्यूब मत जैसा शेप है तो उसमें कुछ आयतन होता है, स्थिर होता है, मतलब वैसे ही क्यूब वाला ही होगा, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अगर इसको दबाने का कोशिश करेंगे तो ये नगण्य होता है, मतलब ये दबेगा नहीं, थोड़ा भी नहीं दबेगा। दबाने का कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं दबेगा। और ये क्या होता है? ये दृढ़ होते हैं, मतलब ये दृढ़ होते हैं ना, एकदम कठोर जैसा होता है। उसको दबाएंगे तो दबाएंगे बिल्कुल नहीं दबेगा। ठीक है, तो इसका हम कितना पॉइंट देखें? 4 पॉइंट देख लीजिए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार, और एग्जाम में लिखने चले जाइए, एकदम इसको आराम से सक जाइए। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उसको नहीं भूलना है, क्योंकि वहाँ आपको इसका जो PDF है इसका नोट मिल जाएगा। ठीक है, आपको एकदम उतना मेहनत भी नहीं करना है, मतलब चले जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आराम से कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप लोग लैपटॉप से देख रहे हैं तो कोई नहीं, उसमें स्पेस है तो इसको भी रख सकते हैं, नोट के हिसाब से इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई ये इशू नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे द्रव के बारे में। तो
तो यहाँ से हम देख सकते हैं द्रव के बारे में, ठीक है। क्या है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग द्रव के बारे में देखेंगे, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था, द्रव तरल होते एक प्रकार के क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग। द्रव जो होता है तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव क्या होता है, एक तरल जैसा होता है, उसमें अगर जमीन में रख देंगे तो क्या होगा, बह के चला जाएगा। तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं पानी के बूंद। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे दूसरा जो इसका पॉइंट है क्या है, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार का होता है। मतलब द्रव को हम जिसमें डालेंगे उसी का अपना आयतन बना लेगा, ठीक है। उसका कोई भी क्या होगा, आकार नहीं होता, आकार नहीं लेते। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक दो तीसरा पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। क्या होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। उसका क्या होता है बच्चों, निश्चित आयतन होता है। फिर उसको संपीड़न होता है। अगर उसको कम संपीड़न होता है, उसको दबाएंगे तो दब जाएगा, ठीक है। उसका संपीड़न होता है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, द्रव अवस्था को देख लिए, ठीक है। अब आते हैं द्रव के बाद यहाँ कुछ गैस अवस्था के बारे में देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो गैस अवस्था के बारे में देखेंगे। तो गैस का सबसे पहला पॉइंट क्या है, गैस में बहाव होता है। क्या, वो बहेगा हवा जैसे। उसके बाद बहेगा वो, अगर उसको खुले में छोड़ देंगे कि तो क्या इधर उधर फैल जाएगा। जैसे ऑक्सीजन गैस क्या होता है, हवा के साथ मिक्स हो जाता है, वैसे फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट है उसको देखेंगे, क्या गैसों में संपीड़न अधिक होता है। उसको दबाएंगे तो दब जाएगा एकदम पूरी तरह से, ठीक है। उसमें तुम लोग गुब्बारा देखे, उसको दबाते क्या होता है, दब जाता है। वैसे उसके बाद गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होता। गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं, मतलब उसको गैस में को जहाँ मतलब भरेंगे उसी का आकार बन लेता है। मतलब उसी का आकार वो ये कर लेता है, इसलिए उसका सीमाएं नहीं होती, निश्चित सीमाएं नहीं होती, ठीक है। गैस में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, उसमें क्या होगा, निश्चित आकार भी उसका नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग इसके चारों पॉइंट को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार इसको बता देते हैं क्या है। गैस में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैस के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट में क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो इसको देखते हैं क्या। तो यहाँ से देखेंगे पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं क्या है बच्चों, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ से देख सकते हैं इसको। पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे यहाँ से पदार्थ जो होता है क्या होता है, पदार्थ पानी, पदार्थ तीन अवस्था में मिलता है। पर जो होता है पानी तीन अवस्था में उसको मिलते हैं। जब अगर ठोस को हम द्रव बोलेंगे, पानी को द्रव बोलेंगे, और गैस को वाष्प। मतलब गैस को हम क्या करते, देखो ठोस को हम बर्फ में चेंज कर सकते हैं, पानी को द्रव में चेंज, द्रव जैसा होता है, और गैस को उसको हम वाष्प जैसे करते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे थोड़ा क्या है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित है। अगर हम गर्म करने पर जो बर्फ होता है ना, अगर बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी में बदल जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ना। और पानी वाष्प में परिवर्तित, अगर पानी है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, पानी है जो होता है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ का भौतिक अवस्था की दो तरीका से परिवर्तित किया जा सकता। पदार्थ की दो तरीका से हम उसको मतलब परिवर्तित किया जा सकता है, ताप में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन का प्रभाव कर। ताप में परिवर्तन कर और दाब में परिवर्तन का प्रभाव कर, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट क्या है उसके बारे में, यहाँ से देखेंगे।
यहाँ से देखेंगे क्या है गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जिस तापमान वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, मतलब वायुमंडल दाब पर कोई जो ठोस होता है ना, पिघल कर क्या द्रव बन जाता है, तो उसका गलनांक कहलाता है। उसका क्या बोलते हैं, गलनांक कहलाता है। बर्फ का जो गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0.0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन के लेते हैं। कितना लेते हैं, 273 केल्विन। अगर मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा है। अगर हम इसको आग जलाएंगे, नीचे से इसको उष्मा देंगे कोई भी है ना, तो क्या होगा, ये पिघलने लगता, मेल्ट होने लगता। वो अगर उसको कितना मतलब ये चाहिए 273 केल्विन, गलनांक उसका कितना होता है 273 केल्विन से वो गलने लगता है, तो उसका गलनांक उतना हो जाएगा। वायुमंडल दाब पर ठोस पिघल कर द्रव बनता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। और बर्फ़ का जो गलनांक है 273 केल्विन होता है। उस सुविधा के लिए हम इसके 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसको देख सकते हैं फिगर में भी। ठीक है, तो गलनांक के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे क्वथनांक के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं उसको क्वथनांक क्या है। तो इसका फिगर तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला फिगर है। तो क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग, मतलब किसमें कितना में गर्म होगा ना, तो क्वथनांक। इसको देख सकते हैं तुम लोग, ये कुछ भी एक ये है, उसमें क्या होगा, पानी गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग क्वथनांक कर रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, वायुमंडल दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक आता है। मतलब वायुमंडलीय जो ताप होता है उसमें जिस पर क्या होता है, द्रव उबलने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक कहते हैं। उसको हम क्वथनांक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से क्वथनांक स्पष्ट गुण है। क्वथनांक स्पष्टि गुण है। जल का क्वथनांक जो होता है कितना, 373 केल्विन। कितना होता है बच्चों, 373 केल्विन में वो क्या होता है, गर्म ये होने लगता है ना। और उसको कितना से ये करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, तो इस प्रकार से 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मतलब अगर केल्विन में करेंगे तो 373 केल्विन में वो क्या होगा, गर्म होने लगता है। उसको उसका जो ये मान लीजिए कुछ नॉर्मल पानी है, उसको हम गर्म करने का कोशिश करेंगे तो उसको 373 केल्विन उसको चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ और नीचे। जब पानी को उबाला जाता है, जब हम लोग उसको उबालते हैं तो उसमें तापमान में वृद्धि होता है। किस में होता है, उसमें तापमान में वृद्धि होता है। उसके बाद क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। नहीं हो वृद्धि नहीं होता, क्या होता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होता। तापमान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण क्या होगा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होता है, गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। क्या करती है, पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या करती है, तोड़ती है। जो पानी के कण के बीच जो आकर्षण बल होता है, गुप्त ऊष्मा जो होता है, क्या होता है, क्योंकि बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण जो बल होता है उसको तोड़ती है। अतः उसको और थोड़ा सा समझिए, क्या बोल रहा है, जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में वाष्प के कण, उसके तापमान पर पानी के कण जो होता है क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों का तापमान पर पानी के कण की अपेक्षा, पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्या होता है, देखो 100 डिग्री जो सेल्सियस तापमान पर अगर वाष्प जो होता है, कण, वाष्प के जो कण होता है, उसी तापमान पर पानी के कण, उसी तापमान पर क्या होगा, पानी के कण के अपेक्षा, पानी के कणों के अपेक्षा, मान लीजिए ये पानी है, पानी के ये वाष्प है ना, क्या बोल रहा है, तापमान पर वाष्प के कणों जो तापमान है, मान लीजिए 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कण, ये क्या है, वाष्प है। कौन, उसके तापमान पर पानी के कण, उसका जो तापमान में है वाष्प का और पानी के तापमान में, तो जो वाष्प का जो तापमान में उसमें पानी के कणों के अपेक्षा, ये पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा किस में होगा, वाष्प में।
किस में होगा, बाष्प में। देखो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाष्प के कण क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस बाष्प का जो कण है उसकी तापमान पर पानी के कणे की अपेक्षा, पानी के जो कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा किस में होगा, बाष्प में होगा। तापमान में परिवर्तन से, अगर तापमान में परिवर्तन से क्या होगा, अगर तापमान में परिवर्तन से क्या होगा, तापमान में परिवर्तन की अवस्था को ही एक से दूसरी में बदला जा सकता है। जो तापमान में परिवर्तन से जो पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, क्या होता है, एक से दूसरे में क्या कर सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तापमान में परिवर्तन पदार्थ की अवस्था को एक दूसरी में बदला जा सकता है, उसको हम दूसरे में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे की आरेख में दिखाया गया है। तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या होता है इसमें, हम इस टॉपिक में क्या देखें तो 373 डिग्री, इतना समझ में, इसको इतना याद रखो क्या करना है इसको। देखो 373 डिग्री केल्विन में ये क्या कहता है, उबलने लगता है कोई भी चीज़, है ना। और जो होता है ये वायुमंडल दाब व तापमान जिसमें उबलने लगते हैं उसको क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक किसको कहते हैं, इसको तुम लोग यहाँ से देख सकते हैं। वायुमंडल दाब पर हुआ तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसको क्वथनांक कहलाता है। उसको क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं क्या है, जो पानी का जो ये होता है, क्या होता है, पानी का जो बाष्प होता है, और नहीं, पानी होता है और बाष्प होता है। तो बाष्प का जो तापमान का ऊर्जा होता है पानी की ऊर्जा से उसमें अधिक होता है। यहाँ देख सकते हैं तुम लोग, तापमान पर बाष्प की कणों उसकी तापमान पर कणों की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा बाष्प में अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इसको इतना देख लिए, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था एक दूसरे के बदल जा सकते हैं, जैसे कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। तो इसमें उतना कुछ नहीं था, जितना था हम समझा दिए। नेक्स्ट आते हैं क्या में, संगलन की गुप्त उष्मा में। किसमें आता है बच्चों, संगलन की गुप्त उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक, तो यहाँ से इसको देखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों क्या क्या देखेंगे, देख सकते हैं। तो तुम लोग इसको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, चलो इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे क्या, संगलन की गुप्त उष्मा, क्या, संगलन की, वही वाला बार बार आ रहा नौटंकी वाला, यहाँ से देख सकते हैं, उसको नहीं करते। चलो संगलन की गुप्त उष्मा के बारे में क्या कहा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं वायुमंडलीय दाब पर जो 1 किलोग्राम क्या ठोस, कोई भी 1 किलोग्राम का ठोस, उसके गलनांक जो होगा क्या होगा, गलनांक उसमें कितने में गलेगा, है ना। तो द्रव में बदलने के लिए, मान लीजिए कोई बदलने के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता हो तो उसे संगलन गुप्त उष्मा कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 0 डिग्री बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी की कणों से अधिक ऊर्जा होती है। तो हम यहाँ से देखेंगे क्या समझा इसमें। तो हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई इतना बड़ा एक बर्फ़ का टुकड़ा है ना, वो कितना वेट का है, 1 किलो 1 kg का है, 1 kg का है ना। तो उसमें अगर हम उसको पिघालने का कोशिश करेंगे, गलनांक करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, आग डालेंगे, मतलब आग जलाएंगे नीचे में, तो क्या होगा, वो गलने का ही है। और उसमें जितना ऊर्जा आवश्यकता हो वही संगलन की गुप्त उष्मा ऊर्जा है। तुम लोग ऐसे समझ सकते हैं, द्रव में बदलने की जितनी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन गुप्त उष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, संगलन गुप्त उष्मा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम देखेंगे दूसरा क्या कहते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कणों की तुलना में, अगर 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कण है, कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से, 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों से, अगर पानी के कण से अधिक ऊर्जा होती है। देखो मान लीजिए 0 डिग्री बर्फ़ के कण की तुलना में, बर्फ़ की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस कणों से अधिक ऊर्जा किसका होता है, बर्फ़ का अधिक ऊर्जा होता है। किसका होता है बच्चों, बर्फ़ का। तुम लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। और संगलन गुप्त उष्मा के बारे में तो बता ही दिए। अगर
चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर इंस्टा आईडी में ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लिया। मेरा इंस्टा आईडी ई वाला है, ठीक है। इसको तुम लोग देख सकते हैं, यहाँ यू होगा और ये वाला होगा और 266 ये मेरा इंस्टा आईडी है। अबाउट में जाके भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं तुम लोग, ठीक है। तब इसके बारे में देखेंगे क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब क्या होगा, परिवर्तन का प्रभाव। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, दाब परिवर्तन में प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने से, अगर तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, अगर तापमान को घटाने पर, अगर घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करते हैं तो कोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगा और द्रव में बदल जाएगा। क्या होगा, मान लीजिए यदि हम तापमान को अगर घटाएंगे, अगर तापमान को घटा देंगे सिलेंडर में गैस लेकर, उसको क्या करेंगे, उसको घटा देंगे तापमान को, सिलेंडर की गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, है ना। और तो कोनों के बीच की दूरी क्या होगा, कण का जो बीच की दूरी होगा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो द्रव में क्या हो जाएगा, गैस जो होगा द्रव में, गैस द्रव में बदल जाएगा। क्या होगा, गैस जो होगा द्रव में बदल जाएगा। दाब में इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान में घटाने सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करेंगे, है ना, संपीड़ित करेंगे, दाब देंगे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। कणों का जो बीच की दूरी होगा कम हो जाएगा और वो जो गैस जो होगा द्रव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या होगा बच्चों, गैस जो होगा द्रव में बदल जाएगा। तो इसको देख लिए। अब आते हैं, इसको देखते हैं क्या है। ऊपर थोड़ा टच करने से ऐसा हो रहा है, ऊपर नहीं छूते है। चलो तो यहाँ से देखेंगे, दाब बढ़ना, ताप को घटाना, गैस को द्रव में बदलना। क्या होगा, अगर ताप को बढ़ाएंगे और तापमान को घटाएंगे तो गैसों को द्रव में बदलना। तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण का नज़दीक आ जाता। अगर के मान लीजिए यहाँ पर छोटा मोटा एक सिलेंडर है और यहाँ पर एक छोटा मोटा सिलेंडर है ना। अगर दाब को बढ़ाने से, अगर इसमें क्या है, गैस है, तो इसमें गैस में क्या होता है, कण जो होता है ये घूमता रहता मतलब गति करता रहता है ना। पर गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। अगर उसमें दाब को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कण के सामने सामने एकदम नज़दीक आ जाएगा। क्या आ जाते, नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है उसको देखते हैं क्या बोला है। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ड्राई आइस जो होता है, क्या होता है, वापसित गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब क्या होगा, इसके लिए दाब को घटाकर, इसके लिए क्या होगा, दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है, बदला जा सकता है। बिना द्रव अवस्था में बदले, इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे क्या है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस शुष्क बर्फ बोला जाता है उसको। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाष्पीकरण, है ना। मान लीजिए क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है इस प्रकार से, सॉरी इसको लॉक करने भूल गया, चलो लॉक कर दिया। अब मान लीजिए इस प्रकार के एक छोटा बर्फ का टुकड़ा है। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ की सतह के कण क्वथनांक से नीचे, क्या होगा, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। क्या होता है, वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प में द्रव पदार्थ सतह क्वथनांक से उसके नीचे की ओर तापमान पर ही क्या होता है,
क्वथनांक से नीचे की ओर तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण कहते हैं। मान लीजिए क्या होगा, ये एक प्रकार का क्या होगा, कोई भी पदार्थ है, ठोस द्रव है, द्रव में है ना, अगर हम इसमें क्या ऊर्जा देंगे ना, क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, वो अपने आप वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाएगा। क्या होगा, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते। क्या होता है, वाष्प में बदलने लगते। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, उसमें हम कि नहीं एकदम पानी है, पानी को अगर सूर्यों के तापमान से मतलब गर्मी ज़्यादा होगा तो मतलब जितना उसको आवश्यकता है उतना मात्रा में, उसको आवश्यक मात्रा में अगर तापमान मिल गया तो वो क्या होगा, वाष्पीकरण होने शुरू हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो उसको भी तुम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने का कारक। जो अगर वाष्पीकरण को हम प्रभावित किस प्रकार से कर सकते हैं उसके देखो। तो सबसे पहले हम एक उसका जो पहला पॉइंट है उसको देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ से देखेंगे सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने से वाष्पीकरण दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो मान लीजिए कुछ प्लेट है, यहाँ पर कुछ प्लेट है ना, अगर इसका क्षेत्रफल मान लीजिए छोटा मोटा एक तो छोटा है, यहाँ पर आग जला देंगे और इसमें क्या होगा, जलते 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 क्या होगा, उसका क्षेत्रफल वाष्पीकरण दर क्या होगा, बढ़ जाती है। अगर क्षेत्रफल को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण दर बढ़ेगा। अगर कम रहेगा क्षेत्रफल तो वाष्पीकरण में कम मतलब कम होगा। उसके बाद तापमान में बढ़ाने से वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। अगर तापमान कम करेंगे तो वाष्पीकरण कम होगा, तापमान को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसमें वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसका वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगा। तो तुम लोग यहाँ से दूसरा 2 पॉइंट है उसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो उसके बाद जो पॉइंट है इसको देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है, मान लीजिए अगर हवा में आर्द्रता है, क्या है बच्चों, अगर हवा में आर्द्रता है मतलब हवा क्या है, नमी है, तो वाष्पीकरण दर क्या हो जाता है, घट जाती है। उसमें वाष्पीकरण की क्षमता क्या हो जाता है, घट जाती है। मान लीजिए वायु है, उसमें क्या होगा, उसमें नमी है तो उसमें आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता वाष्पीकरण दर घट जाती है। उसके वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है, अगर वायु की गति तेज हो जाती है तो उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण दर क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको भी तुम लोग इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। उसके वाष्पीकरण की शीतलता के बारे में देखो। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, लुप्त ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव कण के आसपास क्या होता है, द्रव कण के आसपास वातावरण ऊर्जा से अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरणता क्या होता है, शीतल हो जाता है। क्या होता है बच्चों, शीतल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या होता है, लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के जो वातावरण होता है, वातावरण से ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण के वातावरण क्या हो जाता है, शीतलता हो जाता है। तुम लोग इसको देख सकते हैं। मान लीजिए वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त जो ऊर्जा होता है पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव कण होता है उनके आसपास के जो वातावरण से ऊर्जा होता है उसको क्या करता है, अपने और अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण क्या हो जाता है, वातावरण क्या हो जाता है बच्चों, शीतलता हो जाता है। तुम लोग इसको भी दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं पार्ट जो हो गया 1 शॉट में क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर चैनल में आए हैं यहाँ से देख सकते हैं बाय पुक्कू सर, पुक्कू है ना। तो ये अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो क्या करेंगे, जो सब्सक्राइब लाल वाला रेड वाला बटन को क्या करेंगे, दबा देंगे। ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको तुम लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा आई डी में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका इम्पोर्टेंट नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही। तो
और कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो होगा 2 दिन के बाद आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको ये करता है, उसके बाद टाइपिंग करना पड़ता है, उसको एडिट करना है, उसके बाद उसको समझना पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो अपलोड होता है। तो क्या होगा बच्चों, तुम लोग का एक डेली मतलब अपलोड नहीं होगा, एक रोज के बाद दूसरा दिन अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए, और कुछ नहीं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा कल छोड़ के परसों को आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।